हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसको देखने से पहले आप लोग जो पार्ट 1 और 2 है उसको सही से देख ले, वरना ये समझ में नहीं आएगा। पार्ट जो 2 था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। एक सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लोगों ने उस पर पढ़ा था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना, मास बाई वॉल्यूम, फिर पार्ट्स पर मिलियन दैट इज़ ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। ये 6 हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो नंबर 7 है, द मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। नंबर 7 जो है वो है हम लोगों का मोलैलिटी। वो था मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी। दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी एक सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। ठीक है, पहले तक सोल्यूशन बना लेते हैं, उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम लोग। सपोज दिस इज सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है। जिसका क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा वो सॉल्वेंट। अब ये मोलैलिटी क्या बोलता है कि ये जो सॉल्वेंट है, अगर हम लोग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ले, अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 1 kg सॉल्वेंट, तो 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उस वैल्यू को हम लोग इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी बोलेंगे। दैट इज मोलैलिटी ये होता है कि इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। हर 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहता है वो हो जाता है सॉल्यूशन का मोलैलिटी। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मोलैलिटी m ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है प्रेजेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हम लोग जो मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे वो kg में होगा। ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट, लेकिन उसका जो यूनिट होगा वो kg में होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मोलैलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक प्रॉब्लम ले, जैसे क्वेश्चन ऐसा हो कि कैलकुलेट द मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम लोग, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है? CH3COOH, है ना, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। सो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन मतलब C, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, हम लोग को बोला है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो पहले तो हम लोग इसको बना लेते हैं पहले। ठीक है, हम लोग के पास क्या है, पहले तो जो हम लोगों ने कंटेनर लिया, यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, 75 ग्राम बेंजीन दे दिया। ठीक है, 75 ग्राम बेंजीन दे दिया, उसके ऊपर क्या ऐड है? 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ऊपर से क्या ऐड किया? 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड ऐड किया। अभी जब दोनों ऐड होने के बाद एक सॉल्यूशन बनेगा, तो उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? मोलैलिटी ऐसे निकलता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है इसमें? बेंजीन तो नहीं हो सकता क्योंकि बेंजीन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्यूट हो गया एसिटिक एसिड,
मतलब इथानोइक एसिड, ये हो गया सॉल्यूट, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, अगर सॉल्यूट एसिटिक एसिड है, आपका इथानोइक एसिड है, सॉल्वेंट है बेंजीन, ठीक है, सो मास ऑफ बेंजीन, बट वो मास किस में होगा एक्सप्रेस्ड, केजी में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास क्या है इथानोइक एसिड का, 2.5 ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाय जो मोलर मास है एसिटिक एसिड का, इथानोइक एसिड का, ठीक है। मोलर मास क्या होता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो आएगा नियर अबाउट 60 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास कितना है 75 ग्राम्स, ठीक है। तो 75 ग्राम्स को हम लोग को केजी में लेना है, तो दिस विल बी 0.075 केजी, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अब इसका अगर यूनिट का बात करें, ठीक है, यूनिट कैसे होगा इसका, जैसे 2.5 जो था ये तो ग्राम में था, ठीक है, और 60 जो था, जो मोलर मास था इथानोइक एसिड का, वो था ग्राम पर मोल में, है ना, और ये जो था ये था केजी में, ठीक है। तो यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या, इसका यूनिट रहेगा मोल पर केजी, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, सपोज इसका आंसर जो भी आए, इसका जो कैलकुलेट करके जो आंसर आए, यूनिट आएगा क्या, मोल पर केजी, ठीक है। अब ये मोलैलिटी निकला है, तो इसका यूनिट हम लोग डायरेक्ट स्मॉल एम पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, जैसे हम लोगों के पास अगर एक ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, जैसे बोला है कि 1 स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 मोलल, ठीक है, इसको बोलेंगे 1 मोलल, MOLL मोलल, ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ सपोज KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इसका मतलब क्या होगा, अगर बोला है कि 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KCl, इसका मतलब ये है, ये 1 मोलल का मतलब क्या है कि 1 मोल पर केजी, है ना, क्योंकि जो मोलैलिटी का यूनिट था वो मोल पर केजी था, है ना, जिसके जगह पे हम लोग स्मॉल एम भी लिख सकते थे। तो 1 मोलल अगर बोला, उसका मतलब 1 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ KCl, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ KCl प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ कोई भी चीज़ बताया हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 1 मोल ऑफ KCl जो सब्सटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग को ऐसा दे दिया कि 0.4 कैपिटल M दे दिया, कैपिटल M कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, मोलैरिटी में, ठीक है। 0.4 मोलैरिटी, 0.4 M कैपिटल M अगर दिया, सपोज 0.4 M सॉल्यूशन ऑफ सपोज दिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी का, और दूसरा यूनिट क्या होता है हम लोग को पता है, मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो मोल्स, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में है, सो मोल पर लीटर। तो इसका मतलब 0.4 मोलैरिटी मतलब 0.4 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH बोला है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि 0.4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये मोलारिटी है। ये लास्ट वाला जो हम लोगों ने वीडियो किया था वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाया था, जो जब लीटर आएगा नीचे मतलब क्या है, मोलारिटी है, जब नीचे केजी आएगा तो मोलारिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है, अगर यूनिट कैपिटल एम है मतलब मोलारिटी, तो उसका मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ, मतलब दिस मच मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर स्मॉल एम दिया हुआ है दैट इज मोलारिटी, इसका मतलब ये है दैट मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आएगा, तब सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये 7 जो है, हमने टोटल कितना किया, 7 किया है। सबसे पहले क्या किया था, मास परसेंटेज, फिर वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मास बाय वॉल्यूम, फिर ppm, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, फिर मोलारिटी और ये मोलालिटी। ये 7 क्या है, दिस आर द वेज टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इनमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। जैसा नंबर वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मास परसेंटेज या ppm या मोल फ्रैक्शन या मोलालिटी, ये सब क्या है, ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मास परसेंटेज या फिर ppm हो गया या मोल फ्रैक्शन हो गया या मोलालिटी हो गया, मोलालिटी। ठीक है, ये सब चीज़ जो है वो क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जबकि मोलारिटी जो है, मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बाकी कुछ भी डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर के ऊपर, बट मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये एक चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो मोलारिटी टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, मोलारिटी का जो एक्सप्रेशन था कैसा था, मोलारिटी वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है मोलारिटी। ये वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो मोलारिटी क्या होगा, कम होगा, या वाइस वर्सा, वॉल्यूम अगर कम होता तो मोलारिटी बढ़ जाता। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था चार्ल्स लॉ। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में सिंपली क्या बोला था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, है ना। बात किस चीज़ का कर रहे हैं, टेम्परेचर कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मोलारिटी में कोई चेंज आएगा कि नहीं, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि बाकी जो है मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन या मोलालिटी, वो सब क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट मोलारिटी जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि मोलारिटी डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, और यहाँ से हम लोग को मिला कि वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे एक रिलेशन सेट हो गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया तो सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, कम होगा। तो मोलारिटी टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है ना, कि टेम्परेचर अगर बढ़ा, सपोज अगर एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है वॉल्यूम बढ़ने से मोलारिटी क्या होता है, कम होता है। उसका मतलब ये उस सॉल्यूशन का मोलारिटी कम होगा। ठीक है, सो मोलारिटी एक ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, ऐसे कि टेम्परेचर बढ़ा तो मोलारिटी कम होगा, टेम्परेचर कम हुआ तो मोलारिटी बढ़ेगा। तो ये हो गया जो 7 तरीका था जिससे हम लोग एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एक जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है, सॉल्युबिलिटी एक ऐसा चीज़ है कि कोई भी एक, अगर हम लोग कोई भी एक सब्सटेंस ले, कोई भी एक सॉल्यूट, कोई भी एक पार्टिकल ले, ठीक है, तो वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल
मतलब कितना डिज़ोल्व कर सकता है किसी भी एक गिवन सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक सब्सटेंस है हम लोगों के पास, ठीक है, वो अगर किसी भी एक गिवन सॉल्वेंट पे वो डिज़ोल्व हो रहा है तो उस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी अच्छा है। जितना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, जितना क्वांटिटी उसका डिज़ोल्व होगा, उस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिज़ोल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब सपोज हम लोगों के पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है। इस सॉल्वेंट में हम लोगों ने क्या किया? सॉल्यूट ऐड किया, हम लोगों ने सॉल्यूट ऐड किया। तो सपोज हम लोगों ने 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किया, कितना? 100 ग्राम्स। और सेम सॉल्वेंट पे हम लोगों ने सेम सॉल्वेंट लिया, उस पर दूसरा टाइप का एक सॉल्यूट ऐड किया। सपोज दिस सॉल्यूट 1, दिस इज सॉल्यूट 2। यहाँ पे भी क्या किया हम लोगों ने? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किया। तो ऐसा हुआ कि जब ये हम लोगों ने ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या हुआ कि 100 ग्राम से सपोज 90 ग्राम जो है वो डिज़ोल्व हो गया और 10 ग्राम डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो एज ए प्रेसिपिटेट या कुछ एक सोल्यूशन में से रह गया। और ये जो सोल्यूशन है इसमें क्या हुआ, जो सॉल्यूट ऐड किया था सपोज वहाँ से 70 ग्राम्स जो है सॉल्यूट वो सही से डिज़ोल्व हो गए सॉल्वेंट पे एट ए गिवन टेम्परेचर, दोनों फिक्स टेम्परेचर में, और बाकी जो 30 ग्राम्स है वो डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे इन दोनों में से कि सॉल्यूट 1 जो है, सॉल्यूट 1 का सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्यूट 2 से ज़्यादा है, ठीक है। सॉल्यूट 1 का जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूट 1 का मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो गया है कंपेयर टू सॉल्यूट 2, ठीक है। ये सॉल्यूट 1 का 90 ग्राम्स डिज़ोल्व हो चुका है ऑलरेडी सॉल्वेंट पे और 10 ग्राम्स नहीं हुआ। बट सेम सॉल्वेंट पे, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे अगर हम लोग 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट 2 लें, उसका सिर्फ 70 ग्राम्स डिज़ोल्व हुआ है, बाकी 30 ग्राम्स डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूट 1 जो है उसका सॉल्युबिलिटी अच्छा है। तो उससे ये समझ आता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि जितना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा उतना ज़्यादा उस चीज़ का सॉल्युबिलिटी अच्छा होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी जो है एक सॉलिड सॉल्यूट का देखेंगे इन ए लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट है बट उसका जो स्टेट है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। सॉलिड जो है वो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ए लिक्विड, इन ए लिक्विड, इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में और सॉल्वेंट जो है लिक्विड फॉर्म में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, यह डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है। यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर का बात आएगा, पोलर एंड नॉन पोलर। हम लोगों ने पढ़ा था पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? जिसका डायपोल मोमेंट कुछ होता है, जिसका 2 पोल होता है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो अगर हम लोग पहले एक सॉल्यूट लें, सॉल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में है, एक सॉल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, वो एक सॉल्वेंट पे डिज़ोल्व होगा कि नहीं, जो लिक्विड है, ठीक है, डिज़ोल्व होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि ये पोलर है नॉन पोलर है या ये पोलर है नॉन पोलर है, ठीक है। तो डिज़ोल्व होने के लिए क्या होता है, जो सॉल्यूट है अगर वो पोलर मॉलिक्यूल है तो सॉल्वेंट को भी क्या होना पड़ेगा? पोलर होना पड़ेगा, तब जाके डिज़ोल्व होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग NaCl लें, सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है? सॉलिड होता है और पोलर मॉलिक्यूल होता है Na+Cl-। तो ये जो सॉल्यूट है ये डिज़ोल्व होगा किस पे? ये पोलर है तो उसको भी पोलर सॉल्वेंट चाहिए डिज़ोल्व होने के लिए। सो अगर हम लोग वाटर ले लें एज एन एग्जांपल, वाटर क्या है? वाटर कैन बी ट्रीटेड एज ए सॉल्वेंट, जो पोलर भी है, वाटर पोलर है और एक सॉल्वेंट है। सो NaCl ईजिली क्या होगा? वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो भी पोलर है, जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर है, ठीक है। सिमिलरली अगर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर हो, सॉल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में है अगर ये नॉन पोलर हो
तो डिज़ोल्व होने के लिए क्या है, जो सॉल्वेंट है उसको भी नॉन पोलर होना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट होगा जो लिक्विड फॉर्म में हुआ, इसको भी क्या होना पड़ेगा, नॉन पोलर, तब जाके ये डिज़ोल्व होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक नॉन पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल ले हम लोग, नेप्थलीन, और एक अगर सॉल्वेंट का एग्जांपल ले जो नॉन पोलर है, हम लोग कह सकते हैं बेंजीन, ठीक है। तो नेप्थलीन बेंजीन में इजीली डिज़ोल्व हो जाए, क्यों, क्योंकि नेप्थलीन जो है ये नॉन पोलर सॉल्यूट है और बेंजीन जो है वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जब सेम चीज़ में जाके डिज़ोल्व होगा, ठीक है ना, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। तो एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है इस पे कंक्लूड करके कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, जो सेम नेचर का है वो वैसा ही सॉल्वेंट में जाके डिज़ोल्व होगा, ठीक है। ये हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो है इसके बाद यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक तो है डिसोल्यूशन, एक है डिसोल्यूशन और एक है क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या बोलता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, अगर हम लोगों के पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई भी एक सॉल्वेंट है, इस पर अगर हम लोग क्या करें कि सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, एक सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में ऐड करने की वजह से ये सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूट को ऐड करने की वजह से क्या हुआ, ये जो सॉल्यूशन बना है उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर बढ़ रहा हो इस सॉल्यूट को ऐड करने की वजह से, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर जाना है डिसोल्यूशन। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक ऑलरेडी सॉल्यूशन है दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इस पर क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, ठीक है, अगर सपोज सॉल्यूट हम लोगों ने NaCl लिया, तो NaCl बहुत सारे होंगे सॉल्यूशन में, तो वो जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलिजन स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, वो सब पार्टिकल सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है, ठीक है, ऑन द सरफेस पे हो जहाँ पे हो, सॉल्यूशन से बाहर आने का कोशिश करता है। तो ये प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, में क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है सॉल्यूट का, कैसे, बाय कोलिजन अमॉन्ग द सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट का जो पार्टिकल है इनके बीच में कोलिजन होता है, स्ट्राइक होता है, होने के बाद क्या होता है, वो सब पार्टिकल्स सॉल्यूशन के बाहर आ जाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या समझा रहा है, इस सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर आ रहा है, और डिसोल्यूशन क्या है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और अंदर जा रहा है। तो बेसिकली डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जो है ये दोनों ऑपोजिट जो है नेचर का है। ये प्रोसेस जो है ये डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन जो है इसका उल्टा होता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब इस सॉल्यूशन का डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है उसका जो रेट है, जिस स्पीड से डिसोल्यूशन हो रहा है सॉल्यूशन पे, मतलब सॉल्यूट जितना ऐड हो रहा है सॉल्वेंट पे, वो रेट जो है वो इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब हम लोग सॉल्यूट जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही सॉल्यूट क्रिस्टलाइजेशन होकर बाहर आ रहा है, मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब ऐसा एक स्टेट आ जाएगा, ठीक है, एक ऐसे टाइम पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम हैज़ रीच्ड, इक्विलिब्रियम, ये सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है, कब, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जितना सॉल्यूट अंदर जा रहा है उतना ही सॉल्यूट क्रिस्टलाइजेशन होके बाहर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। जैसे एक सिस्टम पे अगर कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों एक साथ हो रहा हो तब क्या होता है, वो सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग इक्वेशन के टर्म्स में लिखे, कैसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, ये जब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो क्या होता है, डिसोल्यूशन हो रहा, सॉरी इसको डिसोल्यूशन नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने से हम लोग को सबसे पहले क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने से सॉल्यूशन आता है। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है,
तो ये किस प्रोसेस पे जा रहा है, डिसोल्यूशन के प्रोसेस पे, है ना। और जब सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर आ रहा है, ठीक है ना, रिवर्स केस, सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर आ रहा है, ठीक है, सॉल्यूट की तरफ, तो ये प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों अलग हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये उल्टा प्रोसेस हो रहा है कि सॉल्यूशन से दोनों अलग अलग आ रहा है तो क्रिस्टलाइजेशन, और जब सॉल्यूट ऐड हो रहा है सॉल्वेंट पे, जिससे सॉल्यूशन बन रहा है वो हो गया डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन इज रिवर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और ऐसे केस पे क्या होता है, जब दोनों का रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब दोनों इक्वल है, तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। उस टाइम पे क्या होता है, जो कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है इन द सॉल्यूशन पे, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। कब, जब ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम हो, ठीक है। और ऐसे टाइम पे जब एक सॉल्यूशन पे, ठीक है, ऐसे टाइम पे इक्विलिब्रियम पे जब एक सॉल्यूशन पे हम लोग सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, बट क्या हो रहा है, वो जो सॉल्यूट जा रहा है अंदर सॉल्यूशन पे, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है जाके, ठीक है। मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। कोई भी एक गिवन सॉल्यूशन, ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होता है, बाहर से और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाता, ठीक है। तो उस टाइम को क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड बन चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड solution, a solution in which no more solute can be added का मतलब ये है कि no more solute can be dissolved in the solution, तब वो solution क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, उसको हम लोग सैचुरेटेड solution बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है solubility of gas in a liquid, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सही से। तो अभी इतना जितना हम लोगों ने पढ़ाई किया, इसको आप प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं एनसीईआरटी बुक्स में, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो इसको सही से सॉल्व कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। थैंक यू।